Assalamu alaikum wa rahmatullah, and very good morning to my YouTube subscribers and those aspirants who have subscribed my channel and who are preparing for Arab culture and Islamic studies for the exams of NT, NET and SET. As you know, we are in the first unit. The first unit is Emergence of Islam and Khilafat Rashida, and we have already discussed we have already delivered two lectures on this unit, and we have discussed in the previous lecture the South Arabian kingdoms. So today we are going to discuss the next lecture is on the North and Central Arabian kingdoms. So friends, let's hope you will understand it very well, and you will provide me your suggestions and feedback in comment box after watching this lecture. So this is the syllabus. We have discussed South Arabian kingdoms, and today we are going to discuss North and Central Arabian kingdoms. चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। नॉर्थ एंड सेंट्रल अरबियन किंगडम्स में कौन कौन से किंगडम्स आते थे? इनमें सबसे पहले आता है नबातियन, पैलमिरीना, गसानिड, लखमिड और किंदा डायनास्टी, या इनको किंगडम्स भी कहा जाता है, डायनास्टीज भी कहा जाता है। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। होप कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नबातियंस। नबातियन किंगडम जो है ये 4th सेंचुरी BC से लेके 106 क्रिश्चियन इरा तक इनका रूल रहा। जो फर्स्ट रूलर था नबातियन किंगडम का, he was Arithas. Arithas first was the first ruler of Nabatean kingdom. और जो अरब स्क्रिप्चर्स है, अरबिक हिस्ट्री बुक्स है, उसमें इसका नाम हारिसा फर्स्ट लिखा गया है। तो आप ये कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरिथास और हारिसा एक ही है। अरिथास ग्रीक लिटरेचर में या रोमन लिटरेचर जो है उसमें ये नाम दिया गया है, या इंग्लिश लिटरेचर में भी इसको इसी नाम से जाना जाता है, अरितास के नाम से। लेकिन अरबिक लिटरेचर या हम इस्लामिक हिस्ट्री जो भी है उसमें इसका नाम हारिसा फर्स्ट लिखा गया है। और लास्ट रूलर जो इनका था दैट वाज रबील सेकंड। रबील सेकंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ नबातियन। फेमस रूलर जो इस पीरियड में था दैट वाज अरितास फोर। तो अरितास को बार बार मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ पाएंगे दैट इज़ रिटन इन अरबिक लिटरेचर और इस्लामिक लिटरेचर एज अरिथास फोर। स्पोकन लैंग्वेज इनकी अरबिक थी और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो थी अरमाइक। अरमाइक इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। नबातियंस जो थे इनकी लोकेशन थी पैलेस्टाइन में, और ये एंशंट अरबिया के लोग थे जो सेटल हुए थे बॉर्डरलैंड्स बिटवीन सीरिया और अरबिया के बीच में। ये पहले लोग थे जो एंशंट अरबिया में रहने के लिए आए थे इन द बॉर्डरलैंड्स बिटवीन सीरिया और अरबिया के दरमियान। इनके मुतलिक ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिसको हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहें, लेकिन मुस्लिम हिस्टोरियंस जो इंफॉर्मेशन इनके रिलेटेड रिकॉर्ड की है हम उस पे ही जाएंगे। एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें से इस नबातियन किंगडम से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। इनकी कैपिटल जो थी पेट्रा, अर्लियर इट वाज नोन एज रकमू। रकमू पहले इसका नाम था पेट्रा का, बाद में इसका नाम पेट्रा पड़ा, और वो पेट्रा कैसे पड़ा वो भी हम पढ़ेंगे। पेट्रा मीन्स रॉक। तो पेट्रा वाज ए वेल्दी ट्रेडिंग टाउन, जैसे हजरमाउथ था नॉर्थ अरबियन साउथ अरबियंस में, तो यहाँ पे नॉर्थ अरबियन और सेंट्रल अरबियंस में पेट्रा वाज ए वेल्दी ट्रेडिंग टाउन
and a key city on the caravan route between Zulshahra. जो कारवान रूट था उसका नाम था जुलशहरा, और ये किस किस के दरमियान था? ये सबा और मेडिटेरियन के दरमियान, जो मेडिटेरियन सी और सबा के दरमियान जो कारवान रूट था उसका नाम था जुलशहरा. Their monopoly on the rich caravan trade that passed from Euphrates River to the Red Sea. यहाँ तक इनकी जो इनका जो तिजारती मशगला था, हम कहेंगे जो इनकी प्रॉस्पेरिटी थी ट्रेड में, उस वजह से ये मशहूर थे इस यूफ्रेटिस रिवर से लेके रेड सी तक. और दे वर अनसक्सेसफुली अटैक्ड बाय डिमीटरस फर्स्ट. डिमीटरस फर्स्ट ने नबातियंस पर हमला किया. ही वाज द किंग ऑफ मैकेडोना, और इसने पेट्रा साउथ साइड से लेके जो डेड सी के नज़दीक है वहाँ पर इसने हमला किया. एक और किंगडम जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो नबातियंस में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट वाज सेल्यूसिड. सेल्यूसिड किंगडम. इनको सलूकी भी लिखा गया है इस्लामिक हिस्टोरियंस ने. दैट रूलड ओवर सीरिया and great part of Western Asia from 312 to 1600 BC तक, 64 BC तक सॉरी. इस सेल्यूसिड किंगडम ने या सलूकी किंगडम ने रूल किया. इनकी कैपिटल जो थी वो एंटोच थी, सेल्यूसिड किंगडम की. जब इनकी हुकूमत कमज़ोर होने लगी 2nd सेंचुरी BC में, तो नबातियन किंगडम ने अपने जो इनकी सल्तनत थी, इनका रूलिंग पावर जो था वो इंक्रीज होने लगा, एंड इट एक्सटेंडेड इट इज फ्रंटियर्स ऑन द नॉर्थ एंड ईस्ट एंड प्रोबेबली टू द साउथ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द रेड सी. तो रेड सी तक इनकी हुकूमत फैली. ओबोदास, जिसको लिखा गया है ओबैदा, इसने सक्सीड किया अरीथास सेकंड को, और उसने हराया हसमोनियन किंगडम जो था, इनको इसने हराया ओबोदास ने अराउंड 93 BC. ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओबोदास, और इसको उबैदा भी कहते हैं, इसी ने सक्सीड किया अरीथास को. हरीसा सेकंड को इसने सक्सीड किया, और इसने हसमोनियन किंगडम को हराया 93 BC में. इसने एक और जंग लड़ी सेल्यूसिड रूलर के अगेंस्ट, जिसका नाम था एंटोचस 12 डायोनियोसस के खिलाफ इसने जंग लड़ी इन द बैटल ऑफ काना, और उसमें इसने सेल्यूसिड रूलर को हरा दिया बैटल ऑफ काना में. जब ओडोनास की उबैदा की डेथ हुई, ही वाज बोरीड इन निगू में इसको दफन किया गया, जो एक प्लेस है. इसके ऑनर में उसका नाम रखा गया अवदात. इसके बाद इसको सक्सीड किया अरीथास थर्ड ने. ओबोदास को सक्सीड करने वाले थे अरीथास थर्ड. जो नबातियंस थे, इन्होंने ऑक्यूपाई किया हवरान को आफ्टर 85 BC, और जो इनका रूलर था अरीथास थर्ड, इसने रूल किया दमस्कस और सीरिया में पर भी. जब रोमन जनरल जो थे पोम्पे, जब वो एंटर हुए पैलेस्टाइन में 963 BC में, अरीथास थर्ड जो था ये रोमन्स का वेसल बन गया, और इसने दमस्कस में जो जंग हुई या दूसरे कॉन्क्वेस्ट जो है उनको रिटेन किया इसने. और बाद में जो दमस्कस था, इसको एनेक्स किया रोमन एम्पायर नीरो ने. 54 तो 68 BC तक इसको कॉन्केयर किया गया. जो फाइनल पीरियड था नबातियन हिस्ट्री का, वो बहुत ही पीसफुल था, क्योंकि अब एलीज बन गए थे रोमन एम्पायर के. तो बाद में रोमन एम्पायर जो थे, जिनका नाम था ट्राजन, उसने इस पूरे किंगडम को अपने
जो नबातियन किंगडम था इसको अपने कब्जे में लिया 106 BC में, जब ये कंप्लीटली जो नबातियन किंगडम थी ये ओवरथ्रो हुई। एंड इसके बाद एक नया प्रोविंस वजूद में आया जिसको रोमन्स ने अलग नाम दिया। पहले तो ये नबातियन किंगडम के नाम से मशहूर था, अब ये नया प्रोविंस ऑफ अरबिया बन गया और इसी का नाम उन्होंने रखा अरबिया पैट्रिया। और बाद में जो आपको पैट्रिया का नाम मैंने अभी बताया था कि पैट्रिया का पहले जो नाम था वो था रकमू, तो बाद में इसका नाम पैट्रिया पड़ा। पैट्रिया हिस्टोरिकली बहुत न्यूज़ में रही है रिसेंटली भी, तो हमें उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इराक वार हुआ था उसमें पैट्रिया को अक्सर डिस्कस किया जाता था। जो बुस्तरा था, बुस्तरा जिसको बुजरह भी लिखा गया है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, ईस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर जो है, ये चूज किया गया रोमन्स की तरफ से पेट्रा की जगह एज प्रोविनिकल कैपिटल। पहले पेट्रा कैपिटल थी नबातियंस की, अब रोमन्स ने जो कैपिटल रखी इस प्रोविंस में जहाँ पे नबातियंस थे, उन्होंने रिप्लेस किया पेट्रा को विथ बुस्तरा। बोजरा भी इसको प्रेजेंट में कहा जाता है। सो दिस वाज अबाउट नबातियन किंगडम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज पैलमेरीना। पैलमेरीना जो है ये एक ऐसी किंगडम है, हालांकि मैंने आपको कहा कि हिस्टोरिकली ये बहुत न्यूज़ में रही है, लेकिन ये जो किंगडम थी 270 क्रिश्चियन एरा से लेके 273 क्रिश्चियन एरा तक ये किंगडम आबाद रही। हालांकि उससे पहले भी ये किंगडम थी, लेकिन जो ऑफिशियली इसकी एग्जिस्टेंस है वो यही है। इट वाज अ शॉर्ट लिव्ड breakaway state and it was established in northern Syria। तो पैलमीरीना का मतलब क्या होता है? सिटी ऑफ पाम ट्रीज। यहाँ पे पाम ट्रीज ज्यादा थे, उनकी कल्टीवेशन होती थी, तो उस वजह से इसका नाम पड़ा पैलमीरीना। कैपिटल थी पैलमीरीना की तदमूर, इसको तुदमूर भी लिखा जाता है, तदमूर भी, तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें, तदमूर और तुदमूर एक ही है। तो ये एंशंट सिटी है सेंट्रल साउथ सेंट्रल सीरिया की, तदमूर, जो 130 माइल्स नॉर्थ ईस्ट है दमस्कस के। पैलमीरा जो थी ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो मिक्सचर थी ग्रीक्स की, सीरियन और ईरानियन एलिमेंट्स की। तो ये एक कॉम्बिनेशन थी ग्रीक, सीरियन एंड ईरानियन, जिसको पर्शियन भी कहा जाता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पैलमीरानास के मुतालिक कि वो कौन से एलिमेंट से बिलोंग करते थे। तो ये आप याद रखें, ग्रीक, सीरियन और ईरानियन। और कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव्स में पर्शियन, ईरानियन की जगह पर्शियन भी लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये दोनों एक ही है। जो इसका रूलर था ओडोनाथस इसका रूलर था, तो उसने क्या किया, उसने पर्शियन एम्पायर शाहपूर जो था उसको सीरिया से निकाला, उसको हराया। और रोमन एम्पायर जो है जिनका नाम था गैलिनुअस, उसने ओडोनाथस को एक टाइटल दिया था। इस बात की वजह से, इस काम की वजह से उनको एक टाइटल मिला था, गवर्नर ऑफ ऑल द ईस्ट। उनको गवर्नरशिप मिली थी पूरे ईस्टर्न प्रोविंस की रोमन एम्पायर की तरफ से। रोमन स्क्रिप्चर्स में या ग्रीक स्क्रिप्चर्स में इसको कोरेक्टर ट्यूटुअस ओरेंटिस लिखा गया है, जिसका मतलब होता है गवर्नर ऑफ ऑल द ईस्ट। जो लास्ट रूलर था इस डायनास्टी का वो जिनोबा थी। ये जिनोबा कौन थी? ये क्वीन थी ओडोनाथस की। जब ओडोनाथस को मार दिया गया एक बैटल में, तो उसके बाद इनकी वाइफ जो थी जिनोबा, वो इस डायनास्टी, इस किंगडम की रूलर बनी। इसके रूल के अंडर क्या हुआ, इसके ड्यूरिंग हर रूल जो आर्मीनियन आर्मी, जो पैलमीरिया आर्मी थी, उन्होंने एनाटोलिया जो एशिया माइनर है इस पे कब्जा किया 270 में, और इस सिटी को इन्होंने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट फ्रॉम रोम। तो इस तरह से पैलमीरिना एक अलग किंगडम आबाद हुई 270। तो हम ये भी कह सकते कि रियल फाउंडर जो इस किंगडम का था, दैट वाज जिनोबा, वाइफ ऑफ ओडोनाथस, वाज द रियल फाउंडर ऑफ पैलमीरिना सिविलाइजेशन। जो रोमन एम्पायर
एरुलियन थे, उन्होंने रिगेन किया एनाटोला को 272 में, और इसके एक साल बाद ही यानी 273 में जो पैलमीरेना थी ये पूरी तरह से रोमन्स के कंट्रोल में वापस आ गई। थर्ड सेंचुरी बीसी में ही पैलमीरेना जो थी इसकी प्रोमिनेंस बढ़ गई थी। ये एरिया मशहूर था क्योंकि ये एक ट्रेड रूट था बिटवीन ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट ये था पैलमीरेना, ये कारवान रूट था। इसके अलावा इन्होंने हाफ वेज पे जो मेडिटेरियन सी वेस्टर्न साइड था और यूफ्रेटिस रिवर ईस्टर्न साइड था, वहाँ पे एक ओएसिस मतलब बनाई थी। हम कहेंगे एक कारवान सराय इन्होंने बनाई थी जहाँ पे जो ट्रेडर्स थे वो स्टे करते थे फॉर सम पीरियड, और इसकी वजह से एक मंडी बन गई थी वहाँ पे। और इसके अलावा पैलमीरेना ने एक और इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी थी दैट इट कनेक्टेड द रोमन वर्ल्ड विथ मिज़ोपोटामिया। रोमन वर्ल्ड को इन्होंने मिज़ोपोटामिया से कनेक्ट किया और बाकी जो ईस्टर्न प्रोविंस था उसके साथ। तो रोमन एम्पायर के कंट्रोल में जब ये एम्पायर आई, ये किंगडम आई, तो वो ज्यूरिंग तिबेरियस के दौर में आई। पैलमीरेना का इलाका जो है प्रोविंस है, ये असल में पहले रोमन एम्पायर के कंट्रोल में ही थी 14 to 37 क्रिश्चियन एरा में। 14 to 37 क्रिश्चियन एरा में बाद में जब ओडोनाथस को गवर्नरशिप दी गई पैलमीरेना की, तो एक जंग में उसको मार दिया गया। तो उसके बाद उसकी वाइफ ने जिनोबा ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट इसको डिक्लेयर किया, इसको रोमन एम्पायर से अलग एक स्टेट डिक्लेयर किया गया। जब हेड्रीन जो था रोमन एम्पायर, जब इसने इस सिटी को विजिट किया तो उसने इसको सिविटस लिब्रिया का मतलब होता है फ्री सिटी, इसको डिक्लेयर किया। तो डिक्लेयर करने वाले थे इसको हेड्रीन ने इसको फ्री सिटी डिक्लेयर किया था। और बाद में इसको ग्रांट किया गया था, इसको दिया गया था कैरिकाला को, जिनका टाइटल था कोलोनिया। और बाद में इस जहाँ जो भी टैक्सेस थे यहाँ पे उनसे इनको एग्जेम्प्ट किया गया था। इसके बाद ये जो सिटी है, सिटी ऑफ पैलमीरेना, ये एक चीप स्टेशन रही ट्रेड रूट पहले भी थी इसकी इम्पोर्टेंस, और इसने दमस्कस को यूफ्रेटिस के साथ कनेक्ट किया। बट इन 634 जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने उस पीरियड में खालिद बिन वलीद ने इसको ये मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। ये एरिया 634 में, ये क्रिश्चियन एरा में ये मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया पैलमीरेना का एरिया। जो लैंग्वेज इनकी थी वो अरमाइक थी, नबातियंस की ही तरह। तो इट इज़ टू सिस्टम्स ऑफ राइटिंग वेयर मोनूमेंटल स्क्रिप्ट और मेसोपोटामियन कर्सिव। ये आप याद रखें, जो पल्मीरिया की लैंग्वेज थी अरमिक, और इनका जो राइटिंग स्क्रिप्चर था वो था मोनूमेंटल और मेसोपोटामियन कर्सिव राइटिंग। तो उसका मकसद क्या था, वो रिप्रेजेंट करता था इनकी क्योंकि एक कारवान रूट था, कि क्योंकि एक कारवान सराय थी, एक मंडी थी, तो यहाँ से ईस्टर्न ट्रेडर्स भी आते थे और वेस्टर्न ट्रेडर्स भी आते थे। ईस्टर्न वर्ल्ड को भी ये कनेक्ट करते थे और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कनेक्ट करते थे। तो ये स्क्रिप्चर्स एक लिहाज से हम माने कि दिस वाज ड्यूरिंग दैट टाइम दिस वाज द लिंक between the traders of east and between the traders and the traders of west। इन दोनों साइड्स के ट्रेडर्स को ये लैंग्वेजेस आपस में कम्युनिकेट करने का एक जरिया था। जो इनका ग्रेट बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है दैट इज नोन एज तारीफ। और जो पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसके अलावा पैलमीरेना जो थे ये एक्सचेंज करते थे अपनी गुड्स को इंडिया वाया द पर्शियन गल्फ रूट के ज़रिए से। ये इंडियन ट्रेडर्स यहाँ जो आते थे, या जो बाकी वेस्टर्न गुड्स जो होती थी वो इंडिया पहुँचती थी, और इंडियन गुड्स पर्शियन गल्फ रूट के थ्रू
वेस्टर्न वर्ल्ड को जाती थी या बाकी एरियाज को जाती थी। एंड आल्सो विद सच सिटीज एज कोप्टोस जो नील रिवर के नज़दीक है, वहाँ से भी रोम और ड्यूरा यूपरस, ये यूपरस यूरोप का नाम है। तो यूपरस यूरोप के साथ सीरिया के थ्रू ये कनेक्ट हो जाता था। ये गुड्स जो होती थी ये ट्रांसफ़र होती थी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। प्रिंसिपल डाइटी जो पैल्मीरा का था वो बॉल, ये आप याद रखिए, इसको बाल भी लिखा गया है, बॉल। बॉल जो थे जो बॉल इनकी प्रिंसिपल डाइटी थी, इसको ये कंसिडर करते थे द सन एंड द मून गॉड्स। मून गॉड्स उनके साथ इसको एसोसिएट किया जाता था बॉल को। जो सन गॉड था इनका वो था यहरी बॉल, और अगली बॉल इनका मून गॉड रेस्पेक्टिव। जो इनके रून्स है पैल्मीरिया के रून्स, वो आज भी मौजूद है इस प्रोविंस में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया था 1980 में। इसको एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया पैल्मीरिना किंगडम को। Coming to the next dynasty, that is the Ghassanids. This kingdom was established in 272 Christian era, and it remained till 636 तक ये रही। मतलब उसी पीरियड में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, उसकी एक अलग लिंक है उसके साथ, उस पीरियड के साथ, वो हम लेटर पीरियड में लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। गसानी डायनास्टी जो है, इट वाज आल्सो कॉल्ड द जफनाइड्स, इनको जफनाइड्स भी कहा जाता है। ये इस्टेब्लिश हुई थी साउथ ईस्ट ऑफ दमस्कस में। इनकी गुड रिलेशंस थी बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ, और इनके जो हेड क्वार्टर्स थे वो भी बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर ही थी। जो सी ऑफ गलीली है एट जबिया इन द जावलान, जिसको गोलान भी लिखते हैं, जावलान का नाम गोलान भी है एरिया, इस एरिया में। बट दे कंट्रोल्ड लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अरबिया, लेकिन इनके अंडर जो इनके कंट्रोल में जो था वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया का अरबियन एरिया ज़्यादा इनके कंट्रोल में था। और इसके अलावा साउथ जैसे यसरब है, मदीना जिसका नया नाम है, ये इट वाज सर्विंग एज अ काउंटर पॉइज टू द ससानियन ओरिएंटेड लखमेडिस इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये लखमेडिस के कंट्रोल में थी ये एरिया। तो इनके कंट्रोल में था नॉर्थ वेस्टर्न अरेबिया, और लखमेडिस के कंट्रोल में था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। जो इस डायनास्टी का फाउंडर था, इनको जफनाइड्स भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डायनास्टी का जो रूलर था इट वाज जफना इब्न अमर, इसका रूलर था, इसका फाउंडर था। कैपिटल सिटी जो इनकी थी वो अल-जबिया थी गसानिड्स की, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी अरमाइक, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैल्मीरियंस की थी अरमाइक, तो इनकी भी थी अरमाइक ही। जो इनका रूलर था हारिस सेकंड, उसने मुंजिर सेकंड को, जो लखमी डायनास्टी का था रूलर मुंजिर सेकंड, उसको डिफीट किया। और जो बाइजेंटाइन एम्पायर जस्टिनियन थे, उसने हारिसा सेकंड को अपॉइंट किया था एज द लॉर्ड ऑफ ऑल ओवर द अरब ट्राइब्स इन सीरिया। ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये बात आप याद रखें कि हारिस सेकंड जो था, इसको किसने डिक्लेयर किया था लॉर्ड ऑल ओवर द अरब ट्राइब्स इन सीरिया। सो ही वाज appointed as Lord all over the Arab tribes in Syria by Byzantine Empire, जिसका नाम था जस्टिनियन। जो लास्ट रूलर इनका था वो था जबाला इब्न अहम, इनका लास्ट रूलर था, जिसने बैटल ऑफ यरमूक लड़ा था अगेंस्ट मुस्लिम्स। इसने सपोर्ट किया था बाइजेंटाइन एम्पायर को। अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा, जब बैटल ऑफ यरमूक हुआ था तो उसमें बाइजेंटाइन एम्पायर को सपोर्ट करने वाले जो थे वो गसानिड्स ही थे, और गसानिड्स का जो रूलर था जबाला इब्न अहम, उसने
बैटल ऑफ यरमुक में 636 में जो जंग लड़ी गई उस अगेंस्ट मुस्लिम, उसमें इसने बाइजेंटाइन एम्पायर को सपोर्ट किया था। तो टोटल इस किंगडम में 37 रूलर्स थे जिन्होंने इसको रूल किया, गसानिड्स को, जफना इब्न अमर से लेके लास्ट रूलर तक। जो गसानिड्स थे ये मोनो पाइसाइड क्रिश्चियंस थे and played an important part in the religious conflicts on the Byzantine Church। तो इन्होंने एक important रोल उसमें प्ले किया, तो ये भी क्रिश्चियंस ही थे। इनका जो इन्फ्लुएंस था ये वो स्पैन हुआ 600 सेंचुरी में, और जो इनका प्रोमिनेंट मेंबर था वो था अल हारिस इब्न जबला, जिसको ग्रीक में अरितास भी लिखा गया है, अरितास। तो आप ये याद रखें, अल हारिस इब्न जबला इनका मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर था जो मिड सेंचुरी में फ्लोरिश हुआ। जो लास्ट 3 रूलर्स थे इनके इनके गसानिड्स के, वो ऑर्थोडॉक्स बाइजेंटेनियम थे, वो क्रिश्चियंस ही थे, क्योंकि उनका जो रिलीजियस लिंक जो उनकी थी वो बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ थी। इन 614 क्रिश्चियन एरा में वो मतलब क्रिश्चियंस ही उसी डोमेन में वो रहे। जो इनका पावर था गसानिस का, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय पर्शियन इन्वेजन। दे आल्सो पैट्रोनाइज्ड द आर्ट एंड एट वन टाइम एंटरटेनड द अरेबियन पोइट्स। तो ये आप याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो इन्होंने आर्ट और कल्चर को, आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गसानिड्स ने, और इनके टाइम में जो मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स जो थे वो नबीक जुबियानी थे, और हसन बिन साबित जो थे वो भी असल में इसी पीरियड में ज़्यादा वो मशहूर हुए थे। और बाद में जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो फिर मुसलमानों के टाइम पे वो ज़्यादा उनको टाइटल मिला, ही वाज टाइटल एज द प्रेजर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें की, जिसको उर्दू में नात खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। He was Hassan bin Sabit. So this was about the Ghassanids. Now coming to the next dynasty, next kingdom, that is Lakhmid kingdom, Lakhmid dynasty. It was established in 300 Christian era and remained till 602 Christian era. इसको नसरी डायनास्टी भी कहा जाता है। नसरी डायनास्टी क्यों कहा जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम इस्लाम इन स्पेन पे आ जाएंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि लखमीड इसको नसरी डायनास्टी क्यों कहा जाता है। It assassinated Sasanian Iran in its fight against the Byzantine Empire and promoted early Arabic poetry। तो इन्होंने early Arabic poetry को promote किया। इसको फाउंड करने वाले थे अमर इब्न अदी इब्न नसर, ये इसके फाउंडर थे लखमी डायनास्टी के। और 3rd सेंचुरी के लास्ट पीरियड में, एंड पीरियड में ये डायनास्टी फाउंड हुई। जो और इसके अलावा ये इन्वॉल्व हो रही प्राइमरीली एज एन ईरानियन वेसल स्टेट, ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट रिमेन्ड इन्वॉल्व्ड एज एन ईरानियन वेसल स्टेट। जो लखमीड किंगडम है, इनकी जो कैपिटल थी वो अल हिरा थी, दैट लाइज 3 माइल्स इन मॉडर्न डे अल कूफा, जो कूफा से 3 मील दूर है अल हिरा इन साउदर्न इराक में। तो ये इनकी कैपिटल थी। इनका जो पावर है वो उरूज को पहुंचा, देयर पावर रेज्ड इन 6th सेंचुरी व्हेन अल-मुंज़िर III, जो इनका रूलर था, उसने इन्वेड किया बाइजेंटाइन सीरिया को, और उसने प्रो बाइजेंटाइन अरब किंगडम जो गसानिड्स थे उनके अगेंस्ट इन्होंने जंग लड़ी। After gaining a voice in Iranian politics by King al-Munzir I, who raised Bahram V to the throne of the Sasanian Empire, जब बहराम V ने इनको रेज किया अल-मुंज़िर I को,
تو منظر تھرڈ نے بائزنٹائن سیرینس کے اگینسٹ جنگ لڑی، اور ان کو سپورٹ کرنے والے تھے بائزنٹائن امپائر کو غسانیڈس بھی۔ ان کا جو بیٹا تھا جس کا نام تھا عمر ابن الہند، ہی واز پیٹرون آف طرافہ، جو پوائٹ تھے طرافہ ان کے وہ پیٹرون تھے، اور جو دوسرے پری اسلامک عربک پوائٹس تھے یا پوئٹری تھی وہ انہوں نے اس کو پیٹرونائز کیا، اس کو پروموٹ کیا، جو سبا معلقات سے ایسوسیٹ تھے پوائٹس ان کو انہوں نے پیٹرونائز کیا۔ عمر ابن ہند جو تھے ان کو مار دیا گیا۔ فیمس پری اسلامک پوائٹ جو تھے عمر ابن کلثوم، انہوں نے ان کو مارا کیونکہ انہوں نے ان کی ماں کی انسلٹ کی تھی، تو اس وجہ سے ان کو مار دیا گیا عمر ابن ہند کو، اور ان کو مارنے والے تھے پرومیننٹ فیمس پری اسلامک پوائٹ عمر ابن کلثوم۔ نومان فرسٹ جو تھے انہوں نے ایک پیلس بنایا جس کا نام ہے خوارنک پیلس۔ with the death of last ruler of this dynasty، جب اس ڈائناسٹی کے لاسٹ رولر نومان تھرڈ کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے he was the patron of famous poet نبیغ الزبیانی، وہ نبیغ الزبیانی کے پیٹرون تھے جو ایک نستورین تھے، اور he was the only Christian of Lakhmi dynasty in 602، that was نومان تھرڈ۔ اور اس طرح سے 602 میں یہ ڈائناسٹی ختم ہوئی، لیکن نصری ڈائناسٹی بعد میں پھر سے اس نے ریگین کیا تھا، وہ ہم لیٹر لیکچرز میں ڈسکس کریں گے کیسے اس کو پھر سے یہ پاور میں آئی تھی، بٹ دیٹ واز ڈیورنگ دا مسلم رول۔ تو اسپوکن لینگویج جو ان کی ہے وہ عربک ہے، اور آفیشیل لینگویج ان کی سیریائی تھی۔ لکھمی ڈائناسٹی کی جو ریلیشنز تھی پرشنز کے ساتھ وہ بہت اچھی ریلیشنز تھی، تو یہ آپ پوائنٹس یاد رکھیں کہ اسپوکن لینگویج عربک تھی اور آفیشیل لینگویج ان کی سیرائک تھی۔ Now coming to the next, that is Central Arabian Kingdoms، کندہ ڈائناسٹی ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ کندہ ڈائناسٹی جو ہے اس کی فل نام جو ہے وہ کندۃ الملوک، اس کو کہا جاتا ہے کندۃ الملوک۔ یہ اسٹیبلش ہوئی تھی 450 کرسچن ایرا سے لے کے 550 کرسچن ایرا تک، یعنی 100 ایئرس تک اس ڈائناسٹی نے رول کیا۔ دا رائل کندہ کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، کندۃ الملوک اس کو لکھا جاتا ہے۔ was an old Arabic tribe that rose to prominence in the late 5th and early 6th century Christian era۔ تو اس ڈائناسٹی نے ایک کام کیا، it attempted to unify diverse tribes around the central authority for the first time in Central Arabia۔ یہ آپ یاد رکھیں یہ پوائنٹ، یہی وہ ڈائناسٹی تھی جس نے سارے ٹرائبس کو جمع کیا، ان کو یونائٹ کیا فرسٹ ٹائم سینٹرل عربیہ میں۔ جو کندہ تھے دے اوریجنیٹڈ ان ساؤدرن عربیہ، ویسٹ سٹی جو ان سٹی آف دا حضر ماؤتھ۔ They were led into central and northern Arabia by حجر عقیل المرار، جو اس کے رولر تھے حجر عقیل المرار، جو اس ڈائناسٹی کے فاؤنڈر بھی تھے۔ حجر عقیل المرار یہ آپ یاد رکھیں، he was the reputed founder of this dynasty۔ اس نے اس ڈائناسٹی کو فاؤنڈ کیا at the end of 5th century۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ انہوں نے یونائٹ کیا بہت سارے ٹرائبس کو فرسٹ ٹائم۔ الحارث ابن عمر جو تھے he was the grandson of حجر، وہ اس ڈائناسٹی کے موسٹ فیمس رولر رہے۔ الحارث ابن عمر جو گرینڈ سن تھے حجر عقیل المرار کے، he was the most famous ruler of کندہ ڈائناسٹی۔ he invaded عراق، اور ساتھ ہی اس نے الحرا کو اپنے قبضے میں لیا، جو لکھمڈ کنگ المنذر تھرڈ کی کیپٹل تھی اس کو اپنے قبضے میں انہوں نے لیا۔
جس کو بعد میں منظر تھرڈ نے واپس لے لیا تھا 529 میں، اور اس نے مار دیا تھا الحارث کو، اس نے مار دیا تھا۔ جو ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی ہیرا میں، تو جب پہلے ہیرا کو لکھمنڈ کنگ سے انہوں نے چھینا منظر تھرڈ سے، تو بعد میں منظر نے اس کو ریکیپچر کیا 529 میں، اور اس جنگ میں حارثہ جو تھے، جو گرینڈ سن تھے حجر کے، حارثہ ابن عمر، اس کو مار دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ 50 ادر ممبرز جو تھے رائل فیملی کے ان کو بھی مار دیا گیا تھا۔ جب حارثہ کی ڈیتھ ہوئی تو یہ کنگڈم جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہوئی 4 حصوں میں، 4 الگ الگ ٹرائبس میں، اور ہر ٹرائب کو الگ الگ سے گورنر کرنے والے تھے جو تھے وہ کندہ پرنسز ہی تھے۔ اسی ڈائناسٹی کے جو پرنسز تھے انہوں نے ان 4 ٹرائبس کو رول کیا۔ تو وہ 4 ٹرائبس کون کون سے تھے؟ اسد، تغلیب، کیس اور کنانا۔ یہ چاروں ٹرائب تھے، they were the 4 tribes whose association was with Kinda dynasty. تو ہم کہیں گے they were the offshoots of Kinda dynasty. تو بعد میں جو کندا پرنسز تھے ان کو فورس کیا گیا ٹو ریٹریٹ ٹو ساؤدرن عربیہ بائی ٹرائبس مین نے۔ جورنگ مسلم پیریڈ جو رائل کندا کے ڈیسینڈنٹس تھے ان کو بہت اچھی پوزیشنز ملی مسلم رول میں، اور ایک برانچ ان کی تھی کنداز کی جس نے اسپین میں بہت ہی پاورفل برانچ تھی ان کی، وہ ہم جب مسلمز ان اسپین ہم پڑھیں گے وہاں پہ ڈسکس کریں گے، اس لیے میں یہاں پہ بہت سارے پوائنٹس کو سکپ ہی کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں ہمیں ان کو پھر سے ریپیٹ کرنا ہے۔ تو کندا ڈائناسٹی کا جو پرومیننٹ رولر تھا، پرومیننٹ پوائٹ جو اس ڈائناسٹی نے پروڈیوس کیا، دیٹ واز امر القیس who died in 540 کرسچن ایرا۔ امر القیس اسی ڈائناسٹی سے بلونگ کرتے تھے، تو وہ اس ڈائناسٹی کے پرومیننٹ پوائٹ تھے۔ سو دس واز اباؤٹ دا نارتھ اینڈ سینٹرل عربین کنگڈمس۔ تھوڑا سا ہم ایکسٹرا پوائنٹس یہاں پہ پڑھیں گے قریش کے بارے میں۔ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ تھوڑا بہت ہم پڑھیں گے قریش کے بارے میں، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ کچھ پوائنٹس یہاں پہ ایکسٹرا نالج کے لیے جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے یہ کلیکٹ کروں اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو مکہ ہے اس کو پہلے رول کرنے والے تھے جرہم ٹرائب، جو سینٹرل ویسٹ کوسٹ میں رہتے تھے۔ گریکو لیٹن سورسز میں ان کو جرہمز کو گرہماٹائٹس بھی کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے ان کو گرہماٹائز بھی کہا جاتا ہے۔ قصے ابن کلاب جو ہے he was also known as المجامی the unifier۔ یہ آپ یاد رکھیں، قصے ابن کلاب کا ٹائٹل تھا المجامی the unifier، کیونکہ اس نے سارے بدون گروپس کو اور جو باقی ٹرائبس رہتے تھے مکہ میں ان کو یونائٹ کیا تھا، اور ان کو پھر مکہ میں جو دوسرے علاقوں میں آباد تھے ان کو یونائٹ کر کے مکہ میں اس نے آباد کیا۔ They took over a role that had long before been played by Minyans and Nabateans نے جو رول پلے کیا تھا پریویس پیریڈ میں، وہی قریش نے بعد میں ان ٹرائبس نے جو مکہ میں آباد ہوئے انہوں نے پلے کیا۔ جیسے آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ جب دوسرے ایریاز سے جو فار دا پرپز آف پلگرمیج آتے تھے ان کے ساتھ کیسے ہاسپٹیلٹی کرتے تھے یہ لوگ، اور at the same Makkah was a trade center during that period before Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا ویسٹ کوسٹ ٹریڈ روٹس کو۔ تو یہ ان کے جو کاروانز ہوتے تھے، ٹریڈ کاروانز، وہ سیریا جاتے تھے اور یمن جاتے تھے۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں
پہلے ہی کہ وہ سیریا اور یمن جاتے تھے. قریش کی جو اتھارٹی تھی وہ رائل اتھارٹی نہیں تھی. تو کیوں قریش اس ٹائم پہ زیادہ معزز مانے جاتے تھے؟ کیونکہ قریش کی جو لنکس تھی باقی ایریاز کے ساتھ بیکاز آف ٹریڈ وہ بہت ہی اچھی تھی، جس کی وجہ سے دور سے بہت دور جو ملک تھے وہاں سے ٹریڈرز آتے تھے مکہ یا عربیہ، چاہے وہ کاز ہو یا دوسرے حجاز ہو. تو وہاں اس لیے وہ آتے تھے کیونکہ قریش کی لنکس بہت دور دور تک تھی. جو قریش کے ٹریڈرز تھے، قریش ٹرائب کے ٹریڈرز تھے، وہ بہت سارے علاقوں میں جاتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے کانٹیکٹس بھی بہت اچھے تھے. اس کی وجہ سے ان علاقوں کے جو ٹریڈرز تھے وہ بھی پھر مکہ آتے تھے اور اس وجہ سے قریش کو وہ اتھارٹی حاصل تھی. سو دس واز اباؤٹ سینٹرل عربین کنگڈمز. ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ نے اچھے سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ہوپ کہ آپ مجھے اپنا فیڈ بیک بھی پرووائڈ کریں گے. اینڈ آئی آلسو وش فرام یور سائڈ دیٹ یو ول سبسکرائب, like and share my YouTube channel Insight Knowledge. So friends, this was today's lecture. We will see you tomorrow inshallah in next lecture. تب تک کے لیے خدا حافظ.